प्रेजेंट है, मर्क्यूरी रहा तो मर्क्यूरी, सोडियम रहा तो सोडियम, जो भी है, तो वो किस तरीके से वर्क करता है वो मुझे आप लोगों को दिखाना है। तो मैं अभी मैंने उसके लिए एक वीडियो ढूंढ के रखा है, वो वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और मैं भी बहुत मतलब बहुत ट्राई कर रही हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझे, उसके लिए मैं वीडियो ढूंढ रही हूँ एक रोज, कि आप लोगों को वो कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया। एक बार एक कंसेप्ट समझ में आ जाए ना, तो फिर वो कहीं पर भी आप अप्लाई करो, समझ में आ जाता है। लेकिन कंसेप्ट अगर नहीं समझा तो फिर कितना भी पढ़ा लूं मैं, नहीं समझेगा। ठीक है, तो ये एक मैंने कंसेप्ट अभी ढूंढ के रखा आप लोगों के लिए। देखो यहाँ पे किस तरीके से वर्किंग होता है। फ्लोरोसेंट ट्यूब का है, लेकिन बाकी चीजों में भी वर्किंग होगा। सिर्फ फ्लोरोसेंट ट्यूब और बाकी चीजों में फर्क क्या है मैंने कल ही बताया था आप लोगों को। वहां पे फॉस्फर की कोटिंग लगती है, यहाँ पे फॉस्फर की कोटिंग लगती नहीं है। डिस्चार्ज लैंप में कोई कोटिंग नहीं रहती, लेकिन फ्लोरोसेंट लैंप में सिर्फ फॉस्फर की कोटिंग रहती है। ठीक है, बाकी जो अंदर का प्रोसीजर है ना, वो दोनों भी चीजों में सेम हो रहा है। जो कोलिजन का प्रोसेस है वो सिर्फ, अब फ्लोरोसेंट है तो फ्लोरोसेंट में हम लोगों ने कोई सोडियम और सोडियम वगैरह गैस फिलअप किए क्या? नहीं किए। वहां पे सोडियम गैस वगैरह फिलअप की थी, वही काम कर रहा था लाइट इमिट करने का, जो सोडियम गैस थी। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्लोरोसेंट लैंप है, तो फ्लोरोसेंट लैंप में फॉस्फर कोटिंग जो है वो काम कर रहा है लाइट इमिट करने का। ठीक है, देखो फ्लोरोसेंट लैंप। ठीक है, ये आपका ट्यूबलाइट जो फ्लोरोसेंट लैंप होता है। ठीक है, बाहर का जो होता है वो ग्लास ट्यूब होता है। हर चीज में बाहर का जो रहता है वो ग्लास ट्यूब रहता है, और अंदर कौन सी गैस रहती है? मर्क्यूरी, ऑर्गन और नियॉन। बाकी इसमें नियॉन रहती है, जहां पर जो गैस मेंशन किया है वो गैसेस अंदर फिलअप रहते हैं। ये दोनों है हीटिंग कॉइल्स, जो इसके बन रहे कि इलेक्ट्रॉन्स को वो बाहर जो है फेंक सके। ठीक है, जब भी वो हीट होंगे तो वो क्या करेंगे, बाहर इलेक्ट्रॉन्स को भेजेंगे। देखो ये है, यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, और अंदर जो पर्पल कलर का दिख रहा है ना, वो क्या है? वो जो भी अंदर गैस फिलअप है उसके मॉलिक्यूल्स है। देखो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से वो फेंक रहे हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स जाके क्या कर रहे हैं, उसमें जाके मिक्स हो रहे हैं, उससे कोलाइड हो रहे हैं, और बाहर क्या करेंगे, लाइट इमिट करेंगे। इस तरीके का रिएक्शन होता है, इसी को हम लोग आयोनाइजेशन बोलते हैं। जब कोई इलेक्ट्रॉन जाके टकराता है अंदर जो वेपर्स प्रेजेंट है उसके साथ, और वहां पे रिएक्शन करता है उसके साथ, बाकी के भी फिर इलेक्ट्रॉन्स जो है इधर उधर पूरे फैल जाते हैं। देख रहे हैं आप लोगों को छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट्स दिख रही है पर्पल कलर के। और ये जब इलेक्ट्रॉन्स, ये जब इसके वजह से जो रेडिएशंस होते हैं, वो रेडिएशंस जाके टकराते किससे? ये रेडिएशंस जो इसमें जो भी मूवमेंट दिख रहा है, ये रेडिएशन जाके टकराते हैं ये जो ऊपर की फॉस्फर कोटिंग है उसके साथ। जब उसके साथ वो टकराएंगे तो क्या होगा, फॉस्फर क्या करेगा, लाइट इमिट करेगा, क्योंकि वो रेडिएशंस उसके साथ जाके टकरा रहे हैं। ठीक है, देखो किस तरीके से होता है। ठीक है, इस तरीके से वो फॉस्फर कोटिंग क्या हो रही है, खुद लाइट अप हो रही है और लाइट इमिट कर रहा है वो। लाइफ स्पैन कितना होता है? 5 टाइम्स दैट ऑफ फिलामेंट लैम्प। उसके बाद कन्वर्ट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इनटू लाइट। ये इसके जो है एडवांटेजेस है। अभी क्लियर हो गया? जैसे ही यहाँ पे कोलिजन हो रहा था ना, हर चीज में वैसे ही कोलिजन होने वाला है। वो जो आजू बाजू के फिलामेंट्स लग रहे थे उससे वो अंदर इलेक्ट्रॉन्स भेजेंगे। अंदर जो भी गैस प्रेजेंट रहे, सोडियम रही तो ऑरेंज कलर का लाइट मिलता है टकराने के बाद, मतलब कोलिजन होने के बाद। अगर मर्क्यूरी रहा तो कौन से कलर का लाइट मिलता है बताओ? कल ही पढ़ा था, वाइट। वाइट, ओके। और अगर क्लोरीन रहा तो भूल गए? ग्रीन कलर का। कौन सा मिलता है? क्लोरीन रहा तो ग्रीन कलर का। ठीक है, अच्छा। सोडियम वेपर लैम्प जब स्टार्ट होता है तो कौन से कलर का लाइट देता है? स्टार्टिंग में कौन से कलर का लाइट देता है? ऑरेंज। नहीं, वो तो पूरा हो जाने के बाद। स्टार्टिंग में मैंने बताया था आप लोगों को, रेड या पिंक। हाँ रेड या पिंक। पिंक, पिंक ही बताओ, क्योंकि ऑप्शन में जनरली पिंक ही कलर होता है। ठीक है, तो सोडियम स्टार्ट 10-15 मिनट स्टार्ट होने से पहले, उसको स्टार्ट होने में टाइम लगता है सोडियम को, क्योंकि अंदर पूरा आयोनाइजेशन होने तक नहीं गया। तो वो कलर कौन सा होता है? वो पिंक कलर होता है। ठीक है, ध्यान में रखना है, स्टार्टिंग में पिंक कलर देता है। ठीक है, ओके चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अब है नेक्स्ट है आपका हैलाइड लैम्प। ठीक है, हैलाइड लैम्प क्या होता है? पूरा सेम टू सेम होता है आपका इनकैंडेसेंट लैम्प, बस इसका जो है आप लोगों को दिख रहा है जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसका पूरा लंबा स्ट्रक्चर होता है। जैसे हम लोगों ने इनकैंडेसेंट लैम्प में क्या देखा था,
इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है इनकैंडिसेंट लैंप में, और यहाँ पे जो फिलामेंट रहती है वो इस तरीके की थी, ठीक है। इस तरीके उसका जो है वो स्ट्रक्चर रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यही जो टंगस्टन फिलामेंट होती है ना, वो यहाँ पे स्ट्रेट होती है। हैलोजन सबको पता है, सबने देखे हैलोजन, जहां पर भी शादी वगैरह होती है घर में जनरली हैलोजन लाइट्स लगाए जाते हैं, तो वो एक प्रकार की इनकैंडिसेंट लैंप ही है। बस डिफरेंस इतना होता है कि इनकैंडिसेंट लैंप में हम लोग आर्गन गैस को फिलअप करते थे, यहाँ पे हम लोग हैलोजन गैस, हैलोजन जो होती है ना, हैलोजन गैसेस, वो यहाँ पे हम लोग फिलअप करते हैं। क्यों? देखो देखो, दिस टाइप ऑफ इनकैंडिसेंट लैंप, ये कोई कुछ नहीं बल्कि एक इनकैंडिसेंट लैंप है जिसमें काफी ज्यादा एडवांटेजेस होते हैं। एक हमारा ऑर्डिनरी जो इनकैंडिसेंट लैंप होता है, ऑर्डिनरी इनकैंडिसेंट लैंप मतलब जो हमारा सादा बल्ब होता है, उसके मुकाबले ये जो लैंप होता है हैलोजन लैंप, इसके काफी ज्यादा क्या होते हैं, एडवांटेजेस होते हैं, ठीक है। देखो, द लाइफ एंड एफिशिएंसी ऑफ इनकैंडिसेंट लैंप इज अफेक्टेड बाय द ग्रेजुअल इवेपोरेशन ऑफ टंगस्टन एंड आल्सो इट्स ऑपरेटिंग टेम्परेचर, बट द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ हैलोजन वेपर टू द गैस इन बल्ब रिस्टोर्स। मतलब क्या है, इसमें क्या होता था, इसमें हम लोगों ने आर्गन गैस भरी थी, लेकिन उसके वजह से टंगस्टन का जैसे जैसे इवेपोरेशन हो रहा था ऑपरेटिंग टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर कितना था यहाँ पे हम लोगों ने देखा था 2500 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर रहता है टंगस्टन का। तो वहां पे क्या हो रही थी, टंगस्टन जो है वो इवेपोरेट हो जा रही थी, टंगस्टन जो फिलामेंट थी ना वो खराब हो जा रही थी जैसे जैसे दिन बढ़ रहे थे। लेकिन हम लोगों ने अभी लाइट लैंप में क्या किया, हैलोजन गैस डाल दी, ठीक है। जो भी हैलोजन गैस होती है वो हमने इसमें डाल दी, जैसे कि हैलोजन गैस, हैलोजन एक ग्रुप है, ठीक है, जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐसे गैसेस होते हैं, ठीक है। हैलोजन एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ गैसेस है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कार के अलग अलग नाम रहते हैं, मर्सिडीज, उसके बाद आप लोग बोलेंगे ऑडी, देन स्कोडा, ये सारे उसके टाइप्स है, मतलब वो उसकी स्पेसिफिकेशन है। लेकिन कार ये एक ग्रुप हो गया, उसके अंदर ये अलग सारी चीजें आती है, ठीक है। वैसे ही हैलोजन एक गैस का ग्रुप है जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन गैस आते हैं। तो हम लोग इसमें से कोई भी एक गैस फिलअप करते हैं किसमें, हमारे हैलोजन लैंप में, ठीक है। तो उसके वजह से हैलोजन लैंप, हैलोजन गैस क्यों फिलअप करते हैं, वो क्या करता है, जो भी हमारे अंदर फिलामेंट है ना, टंगस्टन फिलामेंट, उसका वेपर नहीं होने देता, उसको इवापोरेट नहीं होने देता। ऐसा केमिकल रिएक्शन करता है कि उसके वेपर्स जाके फिर से फिलामेंट पे जाके बैठ जाते हैं, मतलब वो हमारे टंगस्टन को खराब नहीं होने देता, टंगस्टन का जो फिलामेंट। देखो, द इवेपोरेटेड टंगस्टन वेपर बैक टू द फिलामेंट बाय मींस ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड द साइकिल गोज ऑन। मतलब क्या है, वो इवेपोरेशन होते रहता है, फिर से वो जो इवेपोरेटेड टंगस्टन है वो फिर से आके फिलामेंट के ऊपर आ जाता है, किसके वजह से, एक केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। अंदर केमिकल रिएक्शन होता है जिसके वजह से फिलामेंट हमारा इवेपोरेट नहीं होता, ठीक है। अंदर कौन सी गैसेस फिलअप करते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बाकी तो वर्किंग सेम है कि हम लोगों ने इलेक्ट्रोड्स के थ्रू उसको क्या दिया, करंट दिया, उसके वजह से क्या होगी, टंगस्टन जो फिलामेंट है वो धीरे धीरे हीटअप होगी, हीटअप होने के बाद वो बाहर लाइट इमिट करेगी, बस वहां पर आयोडीन, ब्रोमीन या फिर इनमें से कोई भी एक गैस प्रेजेंट रहेगी वहां पे अंदर, जिसकी वजह से टंगस्टन की जो फिलामेंट है वो खराब नहीं होगी, ठीक है। देयर इज नो ब्लैकनिंग ऑफ बल्ब, सो देयर इज नो डिप्रेशन ऑफ लाइट आउटपुट। वहां पर कोई बल्ब का ब्लैकनिंग भी नहीं होगा, मतलब कोई ब्लैक वाली परत ऐसी कुछ बनेगी नहीं अंदर के बल्ब के ऊपर, ठीक है। इट हैज 50% मोर इफिशिएंसी देन ऑर्डिनरी इनकैंडिसेंट लैंप, मतलब जो सिंपल बल्ब था उससे इसकी 50% इफिशिएंसी ज्यादा है। उसके बाद इससे जो हम लोगों को रेडिएटेड कलर मिलता है वो भी काफी अच्छा होता है। आप लोगों ने देखा है हैलोजन का लाइट जो है वो बहुत दूर तक फैलता है और बहुत इफेक्टिव लाइट होता है। इसका साइज भी स्मॉल होता है और इसको हम लोग बनाते हैं 5 किलोवाट तक इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है। और आउटडोर इल्यूमिनेशन, मतलब जैसे कोई प्रोग्राम रहा वहां पर हम लोगों को इल्यूमिनेशन देने के लिए इसका यूज करते हैं। समझा क्या होता है हैलोजन लैंप? सेम है इनकैंडिसेंट लैंप, बस इसमें हम लोगों ने एक्स्ट्रा का हैलोजन की गैसेस फिलअप कर दी है, जैसे कि वो कोई भी हो सकती है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। समझा ना? अच्छा, यहाँ पे डिस्चार्जिंग हो रहा है क्या, कुछ वो कोलिजन वोलिजन हो रहा है क्या यहाँ पे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ फिलामेंट लगाई है, फिलामेंट हीटअप हो रही है और लाइट दे रही है। यहाँ पे कोई ऐसा वेपराइजेशन वगैरह नहीं हो रहा है, ठीक है। आयोनाइजेशन वगैरह प्रोसेस नहीं हो रही है, बस क्लोरीन, फ्लोरीन जो भी गैसेस है उसको फिलअप करके देने की वजह से बस इतना हो रहा है कि टंगस्टन की फिलामेंट खराब नहीं हो रही है और वो हमको लाइट भी उतना ही अच्छा दे रहा है।
अब इसके एडवांटेजेस क्या है, इसका साइज छोटा होता है, इसमें बैलेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती। बैलेस्ट मतलब जो कॉइल जो हम लोगों ने देखा था किसमें लग रहा था, वो जो भी मेटल हलाइड वगैरह लैंप थे, जो भी हम लोगों ने देखे इसके पहले के लैंप्स, उसमें क्या बैलेस्ट यूज हो रहा था, मतलब वो चोक यूज हो रहा था, वो यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। गुड कलर रेंडरिंग, मतलब इससे हम लोगों को कलर काफी अच्छा मिलता है। ऑप्टिकल कंट्रोल भी काफी अच्छा होता है इसमें, ल्यूमेंस का मेंटेनेंस भी अच्छा होता है। मतलब इनडायरेक्टली ये समझो कि ऑप्टिकल कंट्रोल मतलब हम लोगों को आंखों को ज्यादा तकलीफ नहीं होती है ये लाइट में। उसके बाद ल्यूमेंस मेंटेनेंस मतलब ज्यादा लाइट एकदम बहुत ज्यादा भी नहीं, जैसा चाहिए वैसा लाइट मिलता है, इसलिए हम लोग इसको आउटडोर एप्लीकेशंस में यूज करते हैं। और हर एक साइज में अवेलेबल है। इसका जो लाइट है उसका हायर ल्यूमेंस आउटपुट, मतलब यही पॉइंट यहाँ पर बताया गया है, हायर ल्यूमेन आउटपुट। देन इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर भी काफी ज्यादा होता है, और कोई लैंप का ब्लैकनिंग नहीं होता, मतलब कोई ब्लैक कलर की परत नहीं बनती है हमारे लैंप के ऊपर। ये इसके एडवांटेजेस है। और कहाँ कहाँ पे यूज होता है, हॉस्पिटैलिटी, जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स होते हैं, लॉन्जेस होते हैं, होटल्स होते हैं, वहां पे यूज किया जाता है। बड़े बड़े म्यूजियम, गैलरीज और आर्ट डिस्प्लेज में इसका यूज किया जाता है, ताकि हम चीज को हाईलाइट कर सके। रिटेल डिस्प्लेज मतलब जो मर्चेंडाइजिंग एंशिएंट लाइटिंग थी वहां पर भी इसका यूज किया जाता है। रेसिडेंशियल, कमर्शियल, ऑफिसेस, ग्रोसरी, फूड, डेकोरेटिव और डेकोरेशन के लिए भी इसका यूज होता है। ठीक है, रेसिडेंशियल मतलब जैसे बड़े बड़े हॉल रहते हैं उसको रेसिडेंशियल बोलेंगे। ठीक है, कमर्शियल मतलब बड़े बड़े जहाँ पर इवेंट्स होते हैं वहां पर भी इसका यूज किया जाता है, ऑफिसेस में यूज किया जाता है। ग्रोसरी मतलब जहाँ पर हम लोग सब्जी लेने जाते हैं वहां पे बड़ा लाइट की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर भी इसका यूज कर सकते हैं, हैलोजेंस का। फूड मटेरियल मतलब जहाँ पर फूड कोर्ट्स होते हैं वहां पर भी इसका यूज होता है। ठीक है, डेकोरेशन के लिए भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूवी लैम्प। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट लैम्प। अल्ट्रा वायलेट लैम्प सबसे ज्यादा किसके लिए यूज होता है, बैक्टीरियाज को किल करने के लिए अल्ट्रा वायलेट लैम्प का यूज किया जाता है। ये हम लोग ऐसे लाइटिंग पर्पस के लिए जनरली यूज नहीं करते। ये कहाँ पर यूज होता है, हॉस्पिटल्स में सबसे ज्यादा यूज होता है, क्योंकि ये लाइट की वजह से कोई भी बैक्टीरिया एंटर नहीं होता, और बैक्टीरिया आ भी जाता है तो उसको अल्ट्रावायलेट लैंप से जो लाइट आता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आता है, उसमें वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो है वो बैक्टीरिया टिक नहीं पाता। ठीक है, इट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद वेवलेंथ फ्रॉम 10 न्यूटन मीटर टू 400 न्यूटन मीटर। मतलब इसका जो वेवलेंथ होता है इसके लाइट का वो होता है 10 न्यूटन मीटर से लेके 400 न्यूटन मीटर तक। ठीक है, शॉर्टर देन दैट ऑफ विजिबल लाइट बट लॉन्गर देन द एक्सरेज। मतलब क्या है, जो भी विजिबल लाइट रहता है ना उससे कम वेवलेंथ होती है इसकी। क्यों, जिसकी वजह से हम लोग अल्ट्रावायलेट रेज को इजीली देख नहीं पाते। ठीक है, और एक्सरेज से ज्यादा होता है इसका जो वेवलेंथ होता है। एक्सरेज क्या करते हैं, एक्सरेज पेनिट्रेट होके, हम एक्सरे कहाँ पे यूज होते हैं, एक्सरेज वो होते हैं जो आपके बॉडी में पेनिट्रेट होके अंदर का जो भी स्ट्रक्चर है वो बताते हैं। ठीक है, तो इससे भी ज्यादा होती है एक्सरेज। एक्सरे जो होते हैं ना, एक्सरे आप लोग जाते हो निकालने के लिए, वहां पे क्या होता है, ये जो रेज होती है, एक्सरेज मतलब क्या होती है, एक प्रकार का लाइट होता है जो आपके बॉडी की स्किन के थ्रू पेनिट्रेट मतलब स्किन के अंदर जाके अंदर के पार्ट्स को आपको दिखाता है। बोन्स का एक्सरे निकालते हैं, अभी हमको बोन्स दिख रही है क्या, ऐसे नहीं, तो ये एक्सरे क्या करता है, वो हमारी स्किन के अंदर जाके उस बोन की पिक्चर हमको दिखाता है, मतलब वो रेज वहां तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होते हैं ना, इसका वेवलेंथ उससे भी ज्यादा होता है, मतलब ये और भी अंदर पेनिट्रेट कर सकते हैं यूवी रेडिएशंस। ठीक है, देन यूवी रेडिएशन ऑब्वियसली सनलाइट में प्रेजेंट होता है, लेकिन वो हमारे अर्थ तक क्यों नहीं पहुंच पाते, क्योंकि ओजोन लेयर प्रेजेंट है, उसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अंदर तक नहीं पहुंच पाते। और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारे स्किन के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल होते हैं, क्योंकि इसकी वजह से स्किन कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, सो एंड कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 10% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आउटपुट फ्रॉम द सन। मतलब सन से जितना भी आउटपुट आ रहा है ना यहाँ पे अर्थ के ऊपर, उसमें से 10% अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक आर्क्स एंड स्पेशलाइज्ड लाइट्स सच एज मर्क्यूरी वेपर लैम्प्स, टैनिंग लैम्प्स एंड ब्लैक लाइट्स। मतलब ये किससे प्रोड्यूस करते हैं, ये जो अल्ट्रावायलेट रे होते हैं हम लोग किससे प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो मर्क्यूरी वेपर लैम्प्स होते हैं उससे, या फिर टैनिंग लैम्प से, या फिर ब्लैक लाइट्स। ठीक है, although long wavelength ultraviolet is not considered an ionizing radiation because its photons lack the energy to ionize atoms, it can cause chemical reaction and cause many substances to glow or fluorescence। मतलब क्या है, जो बड़े वेवलेंथ का अल्ट्रावायलेट रेज होता है, देखो अल्ट्रावायलेट की रेंज होती है 10 न्यूटन मीटर से 400 न्यूटन मीटर तक। ठीक है, तो जो बड़े वेवलेंथ वाले, मतलब ये ज्यादा वेवलेंथ वाला है, तो 400 न्यूटन मीटर वाला अल्ट्रावायलेट रेज
यूज भी नहीं करते हैं तो भी वहां पर कंसिडर्ड एन आयोनाइजिंग रेडिएशन बिकॉज इट्स फोटॉन्स लैक द एनर्जी टू आयोनाइज एटम्स, क्योंकि इसके जो फोटॉन्स प्रेजेंट रहते हैं ना, या फिर इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हो आप लोग, ये क्या करते हैं, इसके ये आयोनाइजेशन प्रॉपरली नहीं करते, इसलिए जो छोटे वेवलेंथ के अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं ना, उसी का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, काफी चीजों को ग्लो कर सकते हैं। ठीक है, जो भी फ्लोरोसेंट जैसे कि फॉस्फर वगैरह है, उसको ग्लो करने के लिए हम लोगों को ज्यादा वेवलेंथ की जरूरत नहीं पड़ती, कम वेवलेंथ में काम हो जाता है। ठीक है, consequently the chemical and biological effects of UV are greater than simple heating effects and many practical applications of UV radiation derive from its interactions with organic molecules, क्योंकि UV radiations हमारे स्किन से, मतलब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, स्किन मतलब एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, कोई भी चीज, बैक्टीरिया भी एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो वो क्या करता है, यूवी रेडिएशन वो डायरेक्टली जाके उससे रिएक्ट होता है जब भी वो उसके कांटेक्ट में आता है, इसलिए इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ज्यादा है। देखो, short wave UV lamps are made using a fluorescent lamp tube with no phosphor coating composed of fused क्वार्ट्ज और विकर। क्यों? शॉर्ट वेव जो ये है वो हम लोग विदाउट फॉस्फर कोटिंग से ही बनाते हैं। ठीक है, सिंस ऑर्डिनरी ग्लास एब्जॉर्ब्स यूवीसी, these lamps emit ultraviolet light with two peaks in the UVC। ये इतना आपको डिटेल में नहीं है, ये मैंने ज्यादा की इन्फॉर्मेशन इसमें डाली है। इतना समझो कि ये जो लैम्प्स है ना, ये लैम्प्स जो होता है इसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस प्रोड्यूस होते हैं और इसके ऊपर क्वेश्चन भी नहीं आता है पेपर में। ठीक है, इसलिए टेंशन मत लो, बस इसका एप्लीकेशन ध्यान में रखो, दैट इट इज यूज्ड एट जर्मिसाइडल लैम्प्स, एज अ जर्मिसाइडल लैम्प्स टू डिसइंफेक्ट द फूड को डिसइंफेक्ट करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, क्योंकि ये जो लाइट होता है, ये लाइट में बैक्टीरियाज जिंदा नहीं रह सकते। ठीक है, मर जाते हैं बैक्टीरियाज पूरे। ये क्या कर देता है, डिसइंफेक्ट कर देता है। अगर इन्फेक्टेड कोई चीज है, वहां पे बैक्टीरिया है, इंसेक्ट्स है, तो ये इसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अल्ट्रावायलेट लैम्प्स का सबसे ज्यादा मेन जो यूज होता है वो क्या होता है, दैट इट डिसइंफेक्ट द फूड, और इसका लैबोरेटरीज में भी यूज किया जाता है ताकि कोई भी चीज वहां पे अगर ऑपरेट हो रही है तो उसको डिसइंफेक्ट किया जा सके। ठीक है, जो हम लोग बोलते हैं ना सैनिटाइजिंग करना, जो भी हॉस्पिटल में इक्विपमेंट्स होते हैं ना, उनको पहले सैनिटाइज किया जाता है, तो सैनिटाइजर से सैनिटाइज नहीं की, स्टरलाइज ज्यादा उसके लिए अच्छा है। तो उसके लिए अवन्स टाइप स्ट्रक्चर होता है, वो अवन में क्या होता है, यही अल्ट्रावायलेट लैम्प्स का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, जो भी इक्विपमेंट्स है इलेक्ट्रिकल के, सॉरी अपने डॉक्टर के इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे सीजर्स है, स्कैल्पेल है, उसके बाद जो भी क्लोथ्स यूज किए जाते हैं फॉर द सर्जरीज, उसको पहले स्टरलाइज किया जाता है यूजिंग द यूवी लैम्प्स। यूवी लैम्प क्या करता है, उसमें का पूरा बैक्टीरिया उसको खत्म कर देता है। ठीक है, और ये ब्लूइश कलर का होता है लाइट, एकदम ब्लूइश कलर का व्हाइट विजिबल लाइट होता है, इस तरीके का। ठीक है, जैसे आप लोग देख रहे हो यहाँ पे, ये होता है अल्ट्रावायलेट लैम्प। ये अल्ट्रावायलेट लैम्प की मदद से ओवंस में क्या होता है, आप लोगों ने देखा है, नॉर्मल ओवंस में येलो कलर का लाइट होता है जो हम लोग फूड कुक करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन जो हॉस्पिटल्स में यूज किया जाता है ना, वहां पर ये लैम्प्स का यूज किया जाता है, और वहां पर ये लैम्प के अंदर हम लोग क्या रखते हैं, पूरी चीजें रखते हैं जो भी सर्जरीज के लिए यूज होती है, ताकि उसके ऊपर कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट ना रहे। समझ में आया क्या होता है अल्ट्रावायलेट लैम्प? अरे समझ यस मैम। ओके, यस मैम। नेक्स्ट है नियॉन लैम्प। नियॉन लैम्प मतलब जो नियॉन ट्यूब्स आप लोगों ने देखे होंगे, नियॉन ट्यूब्स क्या होती है, जो नियॉन लैम्प होते हैं ये एकदम छोटे होते हैं, जो नियॉन कलर के होते हैं। ठीक है, देखो द बेसिक सर्किट डायग्राम इज शोन इन द फिगर। ये है सर्किट डायग्राम, इसका क्या है, वायर लीड्स है, अंदर ग्लास बल्ब है, इलेक्ट्रोड्स है, और नियॉन गैस फिलअप की जाती है। नियॉन लैम्प मतलब जिसमें नियॉन गैस को फिलअप किया जाता है। ठीक है, ये है यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर, ये है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। इसमें क्या हो रहा है, जो भी नियॉन गैस है और जो भी इलेक्ट्रॉन्स है उसका क्या हो रही है, टक्कर हो रही है। टक्कर होने की वजह से वो नियॉन गैस क्या करेंगे, नियॉन गैस के पार्टिकल्स लाइट को बाहर इमिट करते हैं। ठीक है, वही चीज है इसमें भी। देखो, बेसिकली नियॉन ट्यूब इज यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट और डेकोरेशन पर्पस। सब लोगों ने देखा है नियॉन की ट्यूब से, पता है ऐसे हैंडराइटिंग्स लिखते हैं, जैसे बड़े बड़े होटल्स में वगैरह आप लोग देखोगे वहां पे ऐसे लिखा रहता है, जैसे अगर होटल लिखा है तो वो नियॉन ट्यूब से लिखा रहता है, स्पेलिंग पूरा। ठीक है, तो वो डेकोरेशन पर्पस के लिए या फिर एडवर्टीजमेंट के लिए इसका ज्यादा यूज होता है। इसकी जो ट्यूब की लेंथ होती है वो होती है 8 मीटर मैक्सिमम, और इसका जो डायमीटर होता है, मतलब ये हो गया आपका डायमीटर और ये बन गई ट्यूब। ठीक है, तो इसका डायमीटर जो होता है वो होता है 5 mm, 10 mm और 15 mm।
30 एंड 20 mm, ये इतने ऐसे आते हैं। अभी दिवाली में भी आप लोग देखते हो नियॉन ट्यूब की लाइटिंग रहती है जिसको हम लोग कैसे भी मोड़ के लगा सकते हैं, ठीक है। इन द नियॉन ट्यूब वी कैन अचीव वेरियस कलर्स विद एडिशन ऑफ द केमिकल पाउडर्स एंड सम ऑफ द इनर्ट गैसेस। मतलब जो नियॉन लैंप होता है उसमें हम लोग अलग अलग कलर के जो है लाइट्स बना सकते हैं, पिंक, येलो, ग्रीन, ठीक है। फॉर दिस नियॉन ट्यूब द हाई वोल्टेज इंड्यूस्ड बाय HT ट्रांसफार्मर सेकेंडरी इज अप्लाइड अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट ट्यूब। लेकिन जो बड़े बड़े ट्यूब्स होते हैं उनके अक्रॉस बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं क्योंकि उनको हाई वोल्टेज की जरूरत पड़ती है, क्योंकि नियॉन गैस को आयोनाइज करने के लिए काफी ज्यादा हाई वोल्टेज की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसमें तो पूरा नियॉन गैस है। हम लोगों ने देखा था सोडियम वेपर लैंप में भी नियॉन गैस थी जिसकी वजह से हमको उसको स्टार्टिंग में 400 के ऊपर का वोल्टेज देना पड़ रहा था। अब यहाँ पे तो पूरी नियॉन गैस है और नियॉन गैस को आयोनाइज करने के लिए काफी हाई वोल्टेज की जरूरत पड़ती है, दैट इज 5000 टू 7000 वोल्टेज की। तो जहां पर भी एडवर्टीजमेंट लगी रहती है ना तो उसके पीछे ट्रांसफार्मर रहता है। ट्रांसफार्मर क्या करता है, नॉर्मल वोल्टेज को क्या करता है, स्टेप अप करके नियॉन ट्यूब को देता है, ठीक है। द चोक इज यूज्ड फॉर बैलेंस्ड एंड पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट। कैपेसिटर इज आल्सो यूज्ड। चोक किसके लिए यूज होता है, टू इम्प्रूव द वोल्टेज इनपुट। मतलब वोल्टेज में अगर कोई स्पाइक्स आती है तो उसको क्या करता है, वो हमारे नियॉन ट्यूब तक पहुंचने नहीं देता, पहले ही उसको सेटल करता है। फॉर द नियॉन ट्यूब द कंटिन्यूअस हाई वोल्टेज इज रिक्वायर्ड सो दैट फॉलोइंग प्रिकॉशन शुड बी टेकन। और नियॉन ट्यूब के लिए हमको कंटिन्यूअसली, ऐसे नहीं कि स्टार्टिंग में 5000 दे दिया बाद में नॉर्मल वोल्टेज पे रन कर रहे हैं जैसे सोडियम वेपर लैंप में हमने किया था। इसमें हमको कंस्टेंटली इतना जो है वोल्टेज देना ही पड़ता है, ठीक है। तो अभी इतना बड़ा वोल्टेज दे रहे तो उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। वो प्रिकॉशंस क्या है, नियॉन ट्यूब शुड बी इंस्टॉल्ड बाय गवर्नमेंट ऑथराइज सुपरवाइजर। गवर्नमेंट से ऑथराइजेशन मिलने के बाद ही हम लोग नियॉन ट्यूब का यूज कर सकते हैं क्योंकि इतना ज्यादा वोल्टेज हम लोग उससे ले रहे हैं, ठीक है। देन द मेटल बॉडी ऑफ द HT ट्रांसफार्मर मस्ट बी अर्थ। जो भी ट्रांसफार्मर लगा है हाई टेंशन ट्रांसफार्मर, उसको हम लोगों को मेटल बॉडी जो है उसको अर्थ करना है ताकि किसी को करंट ना लगे वर्किंग करते वक्त, ठीक है। कॉशन नोटिस ऑफ डेंजर बोर्ड इज रिक्वायर्ड। उसके ऊपर हम लोग कॉशन नोटिस भी लगाएंगे वो ट्रांसफार्मर के ऊपर कि यहाँ पे इतना ज्यादा वोल्टेज का काम हो रहा है। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, देखो, सिंगल फेज 230 वोल्ट सप्लाई इज प्रोवाइडेड टू द हाई इनपुट ट्रांसफार्मर। हाई इनपुट ऑफ हाई टेंशन ट्रांसफार्मर मतलब क्या है, 230 वोल्ट को स्टेप अप कर रहे हैं हाई टेंशन ट्रांसफार्मर किसमें, 5000 से 7000 वोल्ट में, ठीक है। इज प्रोवाइडेड अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स ड्यू टू हाई वोल्टेज नियॉन गैस विल बी आयोनाइज्ड एंड लाइट विल बी एमिटेड थ्रू द नियॉन ट्यूब। कलर ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन द कॉम्बिनेशन ऑफ इनर्ट गैस एंड केमिकल पाउडर। मतलब अगर उसमें क्लोरीन पाउडर है तो उसका कलर रहेगा ग्रीन, अगर उसमें सोडियम पाउडर है तो उसका कलर रहेगा ऑरेंज, ठीक है। तो अंदर जो भी केमिकल पाउडर है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि लाइट का कलर कौन सा रहेगा। लेकिन हमको जो 5000 से 7000 वोल्ट है वो कंटिन्यूअसली देना पड़ता है उसके इलेक्ट्रोड को, क्योंकि इतना ही ज्यादा वोल्टेज लगता है नियॉन गैस को आयोनाइज करने के लिए। समझा वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। यहाँ से हम लोग क्या देंगे, यहाँ पे जो भी हम लोग इनपुट देंगे वो कहाँ से देंगे, थ्रू द HT ट्रांसफार्मर। और HT ट्रांसफार्मर में इनपुट आएगा कितना, 230 का, और आउटपुट कितना जाएगा, 5000 से 7000, ठीक है। समझा क्या होता है इसमें। यस मैम। ओके, यहाँ पे वर्किंग प्रिंसिपल दिया है, जो वर्किंग प्रिंसिपल मैंने अभी आपको पढ़ के दिया। उसके बाद कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने देखा क्या क्या होता है इसमें। इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इलेक्ट्रोड्स नियॉन गैस होती है अंदर, और क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड्स की मदद से जो है उनके बीच में गैप रहेगी 2 से 3 mm की, उसके बीच में जो भी इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे वो जाके टकराएंगे नियॉन के पार्टिकल से और वहां पर वो लाइट इमिट करेंगे, ठीक है। देखो, whenever AC or DC voltage is provided to supply terminals, the arc will induced in between the two electrodes. Due to high resistive material, there is more I square R loss. Due to this, more thermal energy arc will be induced in between the electrodes and light will be emitted through the neon lamp. Neon lamp में क्या होगा, जो दो इलेक्ट्रोड्स है उसके बीच में जो है आर्क प्रोड्यूस होगा मतलब इलेक्ट्रॉन्स का जंपिंग, और वो किससे रिएक्ट होंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन जंप होंगे तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, नियॉन गैस अंदर प्रेजेंट है, वो नियॉन गैस से टकराएंगे और बाहर लाइट इमिट होगा, ठीक है। नियॉन साइन ट्यूब्स वही सेम है, ये है देखो, ये नियॉन का इस तरीके से होता है, ये होता है नियॉन साइन ट्यूब्स।
जिसकी मदद से हम लोग जैसे चाहिए वैसे शेप से हम लोग उसको बना सकते हैं, उसको वैसे मोल्ड कर सकते हैं। वही चीज यहाँ पे बताई है, नियॉन साइन ट्यूब मतलब जिससे हम लोग साइंस बना सकते हैं। ठीक है, इट इज द फॉर्म ऑफ ट्यूब 9 मीटर लेंथ एंड कैन बी बेंड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टू एनी शेप, किसी भी शेप में हम उसको बेंड कर सकते हैं। 9 मीटर उसका लेंथ होता है। ठीक है, इट इज इन ग्लास ट्यूबिंग कंसिस्टिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रोड्स सिलेंड्रिकल इन शेप ऑफ आयरन, स्टील और कॉपर, मतलब जो अंदर के 2 इलेक्ट्रोड्स रहेंगे वो या तो स्टील, आयरन या फिर कॉपर के बने रहेंगे। इट कंटेन्स नियॉन गैस। ठीक है, डिफरेंट कलर्स आर ऑब्टेन्ड बाय वेरीइंग द कंपोजिशन ऑफ ग्लास एंड एडिंग डिफरेंट सब्सटेंसेस। नियॉन ट्यूब में जो अंदर सब्सटेंस रहेगा, जैसे कि हम लोगों ने पहले पढ़ा वही चीज यहाँ पर रिपीट हुई है, जो भी अंदर सब्सटेंस रहेगा उसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि कौन से कलर उसके ऊपर आते हैं, मतलब ऑरेंज, येलो, रेड एंड ग्रीन। व्हाइट इसमें। ठीक है, देन कैरिंग करंट्स, करंट कितना लेते हैं ये 25, 35, 60, 150 मिली एम्पियर्स तक इसका करंट होता है। ऑपरेटिंग वोल्टेज जैसे दिख रहा है आप लोगों को 300 to 1000 ऑपरेटिंग वोल्टेज है ट्यूब लेंथ के हिसाब से, और जो स्टार्टिंग वोल्टेज रहता है वो 1.5 टाइम्स मतलब 5000 से 7000 तक उसको हमको वोल्टेज देना पड़ता है। ठीक है, देन है वोल्टेज सोर्स, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के थ्रू हम लोग वोल्टेज सोर्स देते हैं, वो भी हाई रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर रहेगा ताकि वोल्टेज ड्रॉप को वो प्रॉपर्ली मैनेज कर सके। ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना है 6000 वोल्ट्स। देन If I stay with you, if I'm choosing wrong, I don't care at all. ताकि पावर फैक्टर इंप्रूव हो सके। सिंपल है, कुछ भी ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की बात नहीं है। ठीक है, ये होता है आप लोगों के नियॉन ट्यूब्स। नियॉन ट्यूब्स इसी को बोला जाता है। इस यहाँ पे जैसे नियॉन लिखा है तो वो नियॉन ट्यूब की मदद से उसकी शेप में लिखा है। ठीक है, देन अब है मेटल हैलाइड लैम्प। व्हाट इज मेटल हैलाइड लैम्प? ठीक है, देखते हैं। This lamp is known as mercury halide or metal halide lamp. It has a short arc tube inside it. There are series of lamps combined within a single arc tube with output characteristics of different mixtures of elements. When such metals like thallium, indium, sodium, dysprosium are introduced into the mercury arc tube, the mercury spectrum is suppressed, reducing the ultraviolet radiation, but added metal atoms partly compensate by causing a wide range of spectral bands to be emitted. क्या हो रहा है, सिंपल मर्क्यूरी लैंप है। ठीक है, मर्क्यूरी आर्क ट्यूब, मर्क्यूरी वेपर लैंप बोल सकते हो। उसमें मैंने क्या कर दिया, मेटल्स जैसे कि थैलियम, इंडियम, सोडियम, डिस्प्रोसियम ये डाल दिए। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये जब भी रिएक्ट होते हैं हमारे मर्क्यूरी के साथ, मर्क्यूरी के वेपर के साथ, जब इलेक्ट्रॉन्स जो है रिएक्ट होते हैं तब वो क्या करते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को कम कर देते हैं, लेकिन जो भी लाइट वो इमिट करेंगे वो काफी बड़े रेंज में इमिट करते हैं। ठीक है, इसमें व्हाइट और ग्रीन लाइट को हम लोग बना सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बहुत बड़े बड़े व्हाइट लाइट्स लगे रहते हैं। ठीक है, वो किससे बने रहते हैं, मेटल हैलाइड लैंप। मेटल हैलाइड लैंप मतलब सिंपल हमारा जो है मर्क्यूरी वेपर लैंप है, बस उसमें हम लोग मेटल्स को इंट्रोड्यूस करें। मेटल मतलब कैसे मैडम, हम लोग मेटल को ऐसे डायरेक्टली रख देंगे क्या उसके अंदर? नहीं, ये जो सोडियम है, इंडियम है, थैलियम है, इसका पाउडर फॉर्म उसमें रहेगा। वो पाउडर्ड फॉर्म क्या होता है, जैसे कि वेपराइज होता है। क्यों वेपराइज होता है? क्योंकि हीट बढ़ती है, हीट बढ़ने की वजह से वहां पे आयोनाइजेशन होता है और उससे वो क्या करता है, लाइट बाहर इमिट करता है। व्हाइट या फिर ग्रीन लाइट हमको इसमें से मिलता है। देखो, इफ द मेटल्स आर यूज्ड इन द एलिमेंट फॉर्म दे अटैक द डिस्चार्ज ट्यूब। मतलब अगर इसको हम लोग एलिमेंट फॉर्म में, मतलब अगर जो भी मेटल्स जो हम लोग उसके अंदर डाल रहे हैं उसको अगर हम लोग डायरेक्टली, ऐसी सोडियम है, सोडियम को अगर मैं डायरेक्ट अंदर डाल देती हूँ तो वो क्या करते हैं, जो भी डिस्चार्ज ट्यूब है अंदर वो उसके ऊपर अटैक करता है, मतलब उसके साथ रिएक्ट होता है। इसीलिए ये नहीं होना चाहिए, तो हम लोग उसका क्या करते हैं, आयोडाइड फॉर्म में उसको अंदर डालते हैं। इसे बता दी। देखो, मर्क्यूरी वेपर लैंप हमारा सादा वेपर लैंप था जिसमें क्या थे, हमारे 2 इलेक्ट्रोड्स थे। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड्स क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स को इमिट कर रहे थे और मर्क्यूरी के वेपर्स यहाँ पे प्रेजेंट थे। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आके इसके साथ टकरा रहे थे और बाहर लाइट इमिट कर रहे थे। अब मैंने इसमें क्या डाल दिया, सोडियम डाल दिया एक्स्ट्रा का। सोडियम वगैरह जो भी मेटल्स है इन द फॉर्म ऑफ पाउडर, ऐसे मेटल नहीं डालूंगी उसके अंदर में, इन द फॉर्म ऑफ पाउडर रहेगा। वो कौन से थैलियम, इंडियम, सोडियम एंड डिस्प्रोसियम। ठीक है, वो मैंने इसमें डाल दिया। लेकिन जब मैंने इसमें डाला तो मैंने देखा कि वो जो अंदर का मेटल है, जो कि सोडियम है, इंडियम है, ये रिएक्ट किससे हो रही थी, मेरी जो ये डिस्चार्ज ट्यूब है ना उसके साथ, उसके ग्लास के साथ रिएक्ट हो रहा था और उसे खराब कर रहा था। तो अभी हम लोग डायरेक्ट तो नहीं डाल सकते, लेकिन
मेटल डालने की वजह से मुझे लाइट तो बहुत अच्छा मिल रहा है, तो मुझे मेटल तो डालना है। तो उसके लिए एक सॉल्यूशन क्या निकला कि उसको हम लोग उसके आयोडाइड फॉर्म में, मतलब मैं सोडियम को आयोडीन के साथ रिएक्ट करूंगी, उससे मुझे मिलेगा सोडियम आयोडाइड, वो मैं इसके अंदर डालूंगी, जिसकी वजह से मुझे लाइट भी बहुत अच्छा मिलेगा और साथ ही साथ वहां पर रिएक्शन भी नहीं होगा। ठीक है, ये होता है मेटल हैलाइड लैम्प। समझा क्या होता है मेटल हैलाइड लैम्प? इसमें सिर्फ इतना ध्यान में रखो, सिंपल मर्क्यूरी वेपर लैम्प है, बस उसमें हम लोगों ने क्या कर दिया, मेटल हैलाइड मतलब सोडियम आयोडाइड, सोडियम ब्रोमाइड, ऐसे हम लोग उसमें डाल देंगे। मेटल मतलब यहाँ पे सोडियम है, हैलाइड मतलब जो हम लोगों ने पढ़ा क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, ये आयोडाइड है। तो ये दोनों का मिक्सचर हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, मर्क्यूरी वेपर लैम्प में डाल रहे हैं, इसलिए उसको मेटल हैलाइड लैम्प बोलेंगे। ठीक है, इसमें भी हमको हाई स्टार्टिंग वोल्टेज लगेगा ताकि उसको हम लोग इवेपोरेट कर सके, वेपर्स में कन्वर्ट कर सके। दिस इज प्रोवाइडेड बाय इग्नाइटर। इग्नाइटर की मदद से हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग का हाई वोल्टेज देते हैं। दिस टाइप ऑफ स्टार्टर इनेबल्स द लैम्प टू बी रिस्ट्रक्ट विद अ मिनट ऑफ बीइंग स्विच्ड ऑफ। मतलब ये क्या करते हैं, जल्दी से उसको स्टार्ट करते हैं, स्विच ऑफ होने से पहले ही उसको इजीली स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, वो होता है इग्नाइटर। ये है आप लोगों को मेटल हैलाइड लैम्प, जैसे आप लोगों को देख रहे हो यहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन ये है, और ये जो डिस्चार्ज ट्यूब कौन सी है, ये है अंदर की। ठीक है, ये सपोर्ट से, बाकी चीजें तो वो बाहर का कंस्ट्रक्शन है, लेकिन इसको हम लोग प्रोवाइड करते हैं इग्नाइटर की मदद से, और चोक भी लगा देता है। ये कहाँ पे यूज होता है, हाई बे इंटीरियर एंड हाई मास्ट एक्सटीरियर इंस्टॉलेशन। मास्ट मतलब आप लोगों ने देखा है क्या, ऐसे चौक में बहुत बड़ा बहुत एक लंबा लाइट लगा रहता है और उसके ऊपर ऐसे 4-5 लाइट पूरे सर्कल में लगे रहते हैं, उसको बोलते हैं हाई मास्ट। ठीक है, वहां पर इसका यूज होता है। उसके बाद स्पोर्ट्स स्टेडियम में कलर टीवी ट्रांसमिशन के लिए इसका यूज होता है। जो स्पोर्ट्स स्टेडियम में बड़े बड़े टीवीज लगे रहते हैं, जहां पर पूरा दिखता है कि प्लेग्राउंड में क्या हो रहा है, वहां पर ये लैम्प का यूज होता है। और फ्लड लाइटिंग प्रोजेक्टर्स में भी इसका यूज किया जाता है। समझा मेटल हैलाइड लैम्प क्या होता है? यस मैम। ओके, नेक्स्ट है लेजर। लेजर सबको पता है, लेजर का फुल फॉर्म पूछा जाता है, बस लास्ट है हमारा लेजर। लेजर मतलब लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ये सबसे पहले तो ये याद कर लो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लेजर। वाइवा में तो इसका क्वेश्चन आना ही आना है, पेपर में भी इसका क्वेश्चन आता है 2 मार्क के लिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लेजर? दैट इज लाइट को एम्प्लीफाई किया जाता है किससे, बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। इसमें क्या होता है, व्हेन एक्सटर्नल एनर्जी इज अप्लाइड ऑन एन एटम, इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल स्टेट। इट एमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एंड लाइट। मतलब इसमें क्या होता है, जैसे कि अभी ये कोई एटम है, ठीक है, सबको एटम का स्ट्रक्चर पता होगा आई होप। ठीक है, ये है आपका एटम। इसमें क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। पहले यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे, बाहर 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लेजर की कंडीशन में क्या होता है, जब मैं, ये एक एटम हो गया, ये पूरा एक एटम हो गया, ठीक है, ये एक एटम है। तो इसमें क्या होता है, जब मैं इसको कुछ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करती हूँ, तो क्या होता है, यहाँ का जो मतलब ये लोअर लेवल हो गई, इसके बाहर का जो रिंग है वो हो गया हायर लेवल। सब लोगों को पता होगा ये जो स्फीयर्स रहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल से हायर लेवल पे जंप करता है, मतलब यहाँ पे जंप कर रहा है, तो जंप करने के बाद क्या होगा, जब भी लोअर लेवल से हायर लेवल में जंप करेगा तो वो क्या करेगा, एक रेडिएशन बाहर फेंकेगा, और रेडिएशन बाहर फेंककर उसके साथ वो लाइट भी बाहर फेंकता है, वही होता है लेजर। मतलब ये जो आप लोगों को यहाँ पे लेजर लाइट दिख रहा है ना, इसमें क्या हो रहा है, हर एक एटम में से जो है इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल से हायर लेवल पर ट्रांसफर हो रहा है, और साथ में वो लाइट भी इमिट कर रहा है। इसीलिए उसको बोला जाता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। स्टिम्युलेटेड एमिशन मतलब वो बाहर, नीचे की लेवल से ऊपर की लेवल में स्टिम्युलेट हो रहा है, ऊपर की लेवल में जा रहा है, और साथ में वो रेडिएशन भी बाहर फेंक रहा है। इसी को बोला जाता है लेजर। ठीक है, इट्स कलर डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। अब वो जो एटम है वो कितनी वेवलेंथ से बाहर आ रहा है या फिर कितनी फ्रीक्वेंसी से बाहर आ रहा है, उसके ऊपर क्या डिपेंड करता है कि मेरे लेजर का कलर क्या होगा। उससे फोटोन एनर्जी, उसी को हम लोग फोटोन एनर्जी बोलते हैं। फोटोन एनर्जी रिलीज होती है जब ये पूरी प्रोसेस होती है। ठीक है, आफ्टरवर्ड्स इलेक्ट्रॉन गोज टू इट्स प्रीवियस लोअर एनर्जी लेवल मीटिंग फोटॉन्स इन द प्रोसेस। फिर क्या होता है, बाहर आता है और फिर से वो अंदर जाता है, ये प्रोसेस चलती रहती है। और जब ये प्रोसेस चलती रहती है तो वो हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद लाइट बाहर इमिट करता है। ठीक है, द लेजर बीम इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ लेजर रॉड, ऑप्टिकल कैविटी,
लोकेशन रिफ्लेक्टिविटी ऑफ मिरर्स, मतलब उसका जो भी लेजर बीम है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। आप लोगों ने देखा है कि वो खेलने वाला लेजर बीम मिलता है, उसके ऊपर अलग अलग कवर दिया जाता है। वो कवर जैसा रहेगा, जैसे जैसे आप कवर चेंज करोगे वैसे वैसे आपके लेजर लाइट का भी जो इंटेंसिटी वो चेंज होता है। तो वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है कि लेजर रॉड कैसा है, ऑप्टिकल कैविटी मतलब जहां से वो बाहर निकल रहा है वो कैसी है, और रिफ्लेक्टिविटी कैसी है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं लेजर के अलग अलग टाइप कौन से हैं? लिक्विड लेजर होते हैं, गैस लेजर होते हैं, केमिकल लेजर्स होते हैं, एक्सरे लेजर होते हैं, सेमीकंडक्टर लेजर्स होते हैं, एंड ऑप्टिकली पम्प्ड सॉलिड स्टेट लेजर्स। ये सिर्फ उसके टाइप है, आपको इसके टाइप नहीं पढ़ना है। ठीक है, समझ में आया लेजर में क्या होता है? जब भी किसी में एटम को एनर्जी दे रही हूँ तो उसके अंदर के लेवल का इलेक्ट्रॉन ऊपर के लेवल में, छोटे लेवल से ऊपर के लेवल में आता है। जब वो ऊपर के लेवल में आता है तो वो क्या करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ साथ लाइट को भी इमिट करता है। ठीक है, और जब ये प्रोसेस चलती रहती है तो वो लेजर क्या करता है? लाइट हमको बाहर देते रहता है। ठीक है, उसका फुल फॉर्म क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। समझ में आया व्हाट इज लेजर? Yes, ma'am. हाँ, कहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस, आपको पता है लेजर लाइट बहुत दूर तक फैलता है। ठीक है, तो जब लेजर को हम लोगों को बड़े डिस्टेंस तक अगर चाहिए हमको, मतलब ये हमारे इसमें ज्यादा यूज होते हैं एरोस्पेस में, क्योंकि ये इसका जो लाइट है वो काफी दूर तक जाता है। ठीक है, देन लेजर कैन बी यूज फॉर ब्यूटिफिकेशन, ब्यूटिफिकेशन के लिए भी यूज, आप लोगों ने देखा होगा लेजर लाइट से जो है काफी जो कॉन्सर्ट्स होते हैं वहां पे लेजर लाइट की मदद से ऊपर की तरफ ऐसे अलग अलग वेव्स दिखाते हैं, अलग अलग डिजाइन बनाते हैं। ठीक है, लेजर शो भी आप लोगों ने देखा होगा। देन मेडिकल इक्विपमेंट्स में भी इसका काफी ज्यादा यूज होता है, और मेटल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज होता है। लेजर से हम लोग मेटल शीट्स तक काट सकते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग होता है लेजर। ठीक है, देन ये काफी कॉस्टली होता है, ह्यूमन के ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है, क्योंकि ये लेजर इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि हमारी स्किन को भी काट सकता है। आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा कि लेजर लाइट की मदद से जो है बॉडी ऑर्गन्स को काटा जाता है। ठीक है, ऐसे मूवीज रहते हैं कुछ जो अब्रॉड के मूवीज होते हैं उसमें जनरली दिखाते हैं। देन Star Wars. यस, हाँ वो बराबर पता रहता है ना। चलो ठीक है, देन सेफ्टी प्रिकॉशंस नीडेड, सेफ्टी काफी लेनी पड़ती है ताकि इससे कोई डैमेज ना हो। देन अदर इक्विपमेंट्स लाइक ऑपरेटिंग इक्विपमेंट्स एंड कंट्रोल गियर्स में भी इसका यूज किया जाता है। इसके एप्लीकेशंस कहाँ पे है? स्पेशल लाइट इफेक्ट्स, जब मीडिया वर्क में स्पेशल लाइट इफेक्ट देने होते हैं तब। मेडिकल में, सर्जरीज फील्ड में इसका काफी ज्यादा यूज होता है, क्योंकि लेजर सर्जरी आप लोगों ने सुना होगा, लेजर ऑपरेशंस होते हैं, उससे क्या करते हैं वो लोग लेजर की मदद से ही ऑपरेशन करते हैं, तब वहां पर उनको कुछ काटने की वगैरह जरूरत नहीं पड़ती, यूजिंग द लेजर ही वो पूरा ऑपरेशन कर सकते हैं। मेटल कटिंग और वेल्डिंग वर्क के लिए भी इसका यूज होता है। डिफेंस एप्लीकेशंस में भी इसका काफी यूज किया जाता है ताकि इंडिकेशंस दे सके। ठीक है, और कंप्यूटर और 3D ड्राइव में भी इसका काफी यूज होता है, लेजर लाइट काफी सारे अंदर लगे रहते हैं। ठीक है, देन अब इल्यूमिनेशन एरियाज। ठीक है, अब हम लोगों ने लैंप्स तो पढ़ लिए, पूरे पूरे लैंप समझ में आया क्या सबको? अरे समझे कि नहीं समझे? हाँ मैम समझे। सबको समझ में आया? पूरे लैंप्स के बारे में एक बार पूरा पढ़ो इसको तो अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, ये पूरा सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट पे काफी क्वेश्चंस आते हैं इसलिए अच्छे से पढ़ना है इसको। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि कौन से एरियाज में कौन से लैंप का यूज किया जाता है। जैसे ग्रीन हाउस इल्यूमिनेशन, वहाँ पे कौन से लैंप यूज होते हैं? इनकैंडेसेंट लैंप, फ्लोरोसेंट लैंप, CFL एंड LED का यूज किया जाता है। ग्रीन जनरल हाउस इल्यूमिनेशन, ग्रीन नहीं, जनरल मतलब जो जनरल हाउस रहते हैं हमारे घर में ये यूज होते हैं। इनकैंडेसेंट लैंप, फ्लोरोसेंट लैंप, CFL, LED आप लोग तो इजीली बता सकते हो। सिनेमा प्रोजेक्टर्स में कौन सा लैंप यूज होता है? आर्क लैंप। ठीक है, कौन से लैंप यूज होते हैं? आर्क लैंप। सर्च लाइट में भी आर्क लैंप का यूज किया जाता है। देन आउटडोर इल्यूमिनेशन ऑफ बिल्डिंग, हैलोजन, बड़े बड़े हैलोजन लैंप का यूज किया जाता है। गार्डन्स में कौन से यूज होते हैं? मर्क्यूरी वेपर लैंप, हैलोजन लैंप, सोडियम वेपर लैंप का यूज किया जाता है बड़े बड़े गार्डन्स में। कार पार्किंग में हैलोजन लैंप। अगेन एयरपोर्ट रनवेज पर भी हैलोजन लैंप यूज किए जाते हैं। अगर आप लोगों ने देखा होगा एयरपोर्ट, तो वहां पर बड़े बड़े लाइट्स लगे रहते हैं, वहां पर भी हैलोजन लैंप का ही यूज होता है। ठीक है, देन स्ट्रीट लाइटिंग में हम लोगों ने देखा था सोडियम वेपर लैंप, मर्क्यूरी वेपर लैंप सबसे ज्यादा यूज होता है। रेल यार्ड्स मतलब स्टोरेज यार्ड्स, जो भी रेल यार्ड्स होते हैं वहां पर भी सोडियम वेपर लैंप और HPMV मतलब हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप्स का यूज होता है। देन इंडस्ट्रियल लाइटिंग में भी अगेन HPMV लैंप्स, मर्क्यूरी आयोडाइड लैंप्स। मेडिकल इंस्ट्रूमेंट में अभी देखा हम लोगों ने लेजर का यूज होता है। शॉपिंग सेंटर में, शॉपिंग मॉल्स में भी ग्रीन लाइटिंग, फ्लोरोसेंट बल्ब इसका ज्यादा यूज होता है।
स्पोर्ट्स और स्टेडियम्स में अगेन मेटल हैलाइड लैम्प का यूज होता है। इंडिकेटर और नाइट लैंप्स में नियॉन लैंप का यूज होता है, क्योंकि नियॉन लैंप हमको इंडिकेशंस अच्छे से दे सकता है, क्योंकि वो काफी ब्राइट होता है। मेटल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, मेटल्स को कट करने के लिए अगेन अभी देखा कि लेजर का यूज होता है। एडवर्टाइजिंग में नियॉन ट्यूब्स, क्योंकि नियॉन ट्यूब्स को हम लोग कैसे भी वे में जो है मोड़ सकते हैं। देन डेकोरेटिव ट्रीटमेंट ऑफ बिल्डिंग्स में अगेन नियॉन ट्यूब्स एंड एलईडीज। एंड फ्लड लाइटिंग में कौन सा यूज होता है? हैलोजन लैंप एंड मेटल हैलाइड लैंप। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का सेकेंड यूनिट खत्म। समझ में आया है सेकेंड यूनिट? आपको पढ़ना पड़ेगा तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, जब फिर से क्लासेस शुरू होंगे तो मैं आप लोगों को इसमें डाउट पूछूंगी, तब तक आप लोगों को ये पूरा पढ़ना है, तब आप मुझे पूरे डाउट पूछ सकते हो। समझा क्या? अल्ट्रावायलेट लैंप का टेंशन मत लो, यूवी लैंप का इतना डीप थ्योरी नहीं है, इजी थ्योरी है उसकी। ठीक है, और उसमें ज्यादा कोई पूछते भी नहीं है, बस उतना ध्यान में रखो। यूवी रेज हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? बैक्टीरिया को मारने के लिए। दैट इज इट इज यूज्ड इन मेडिकल पर्पस, टू स्टरलाइज द फूड, टू स्टरलाइज द इक्विपमेंट्स यूज्ड इन द मेडिकल सर्जरीज। ओके, नियॉन लैंप पता है, नियॉन गैस भर दी उसमें, उसको ऑब्वियसली ज्यादा ये लगेगा, क्योंकि नियॉन गैस को आयोनाइज होने के लिए 5000 से 7000 वोल्ट लगता है। देन नियॉन साइन ट्यूब्स, वही चीज यहाँ पे रिपीट हुई है जो नियॉन लैंप में देखा। फिर मेटल हैलाइड लैंप, जिसमें क्या है? मेटल मतलब सोडियम और हैलाइड मतलब हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन वगैरह यूज होता है। ठीक है, देन लेजर अभी पढ़ाया क्या होता है, जब लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पर ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का, तब लेजर लाइट हमको मिलता है। समझा क्या? ऊपर Yes, ma'am. लेक्चर समझे मैम? ओके, चलो फिर हमारा यहाँ पे सेकेंड यूनिट खत्म हो जाएगा। हो जाएगा मतलब हो गया। अभी आप लोग पढ़ना, अगर कुछ डाउट होंगे तो उसके लिए मैं एक लेक्चर दूंगी आप लोगों को, जहाँ पे मैं आप लोगों के पूरे डाउट्स क्लियर करूंगी। ठीक है, प्रैक्टिकल्स लिखना शुरू करो। पूरे प्रैक्टिकल्स दिए हैं मैंने, क्लासरूम में है ऑलरेडी, वहां से देख के पूरे ये करो। ठीक है, लिख लो। Okay, so now you can leave the class.